ओके, तो प्रीवियस जो लेक्चर था अपना उसमें हमने वेलोसिटी ऑफ साउंड इस पर बात की थी। और ना सिर्फ वेलोसिटी ऑफ साउंड के अलग अलग फॉर्मूलीज हमने बनाए, बल्कि वी हैड अ डिस्कशन ऑन व्हाट फैक्टर्स द वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स। सो यू हैव द होल लेक्चर सिनॉप्सिस अवेलेबल विद यू। इस लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स का जो डिस्कशन रहेगा वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के नहीं रहेगा। अब तक हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव में जितनी बातें डिस्कस की हैं, राइट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, प्रेशर की इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, डिफरेंट फॉर्मूलीज फॉर द वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, एंड इन पर्टिकुलर कहा जाए तो वेलोसिटी ऑफ अ साउंड, इट्स डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर, इन सब बातों पर मैं कुछ रैंडम नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करवाऊंगा। आई विल बी स्टार्टिंग विथ few of the simple questions। मैं मॉड्यूल से पेज नंबर 31 से ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, बट आई विल बी टेकिंग द क्वेश्चन इन रैंडम मैनर। तो आप देख लो, कोई क्वेश्चन बाकी रह जाता है फिर बाद में बता देना मुझे। ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस वन। यहाँ हमसे कह रहा है कि एक 1000 मीटर लॉन्ग रॉड है और इस रॉड की डेंसिटी 10⁵ ऐसा यूनिट्स है। सो लेंथ जो हुई इसकी ये 1000 मीटर हो गई और ये डेंसिटी हो गई। और इसका यंग्स मॉडुलस, थोड़ा सा आपको फॉर्मूलीज रिकॉल करने पड़ेंगे क्योंकि अभी अपना इलास्टिसिटी ये चैप्टर हुआ नहीं है। इसे हमने एक एंड पर क्लैम्प कर दिया है और एक हैमर से हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस पर एक वेव जनरेट कराते हैं। और रिक्वायरमेंट ऐसी होगी या सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाएगी कि यहाँ पे ये वेव ऐसे आगे ट्रैवल करेगी, बाउंस होकर के ये वेव दोबारा यहाँ पे वापस आएगी, तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा इसका। अब हमसे ये पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम इन सेकेंड्स द पल्स टेक टू गो बैक टू द इनिशियल पॉइंट। मतलब यहाँ से वेव निकलनी चाहिए टकरा के, फिर वापस आनी चाहिए। एंड वी शुड रिमेंबर दैट केस में जो टोटल लेंथ है इसका वो 1000 मीटर है। तो टाइम अगर मुझे निकालना है ना, तो बड़ा सिंपल सा अप्रोच होता है टाइम निकालने का। जितना भी डिस्टेंस वेव ने कवर करा है दैट इज 2l डिवाइडेड बाई v। अब आप 2l क्यों बोल रहे हो? तो डिस्टेंस l पहले जाते समय लगेगा और फिर वापस आते टाइम पे l लगेगा। सो इस हिसाब से टोटल हो गया 2l। तो क्वेश्चन इज के v कितना है? हमें यहाँ v निकालना है। तो हम एक सॉलिड रॉड में लॉन्गिट्यूडनल वेव को सेट करते हैं, तो उसके लिए वेलोसिटी की इक्वेशन होती है अंडर रूट में यंग्स मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था कि अलग अलग मटेरियल मीडियम में हम वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, तो आपको थोड़ा चीजें याद रखनी पड़ेगी। सो इफ यू जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग इट, तो यंग्स मॉडुलस का जो वैल्यू बताया है वो है 10⁻11 और डेंसिटी जो हमें गिवन है वो है 10⁵। पावर एडजस्टमेंट के बाद ये हो जाएगा 10⁻6, यानी कि दिस विल बिकम 10⁻3। ओके, ऑफ कोर्स हम इसे कह सकते हैं मीटर पर सेकेंड। अब हम वापस आते हैं टाइम के कैलकुलेशन पे। सो दिस विल बिकम 2 इंटू लेंथ कितनी है 1000 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी हमने अभी निकाली 10⁻3। अब 1000 और 10⁻3 ये एक ही चीज होती है, कैंसल आउट हो गया। यस। तो फाइनली जो टाइम रिक्वायरमेंट हुआ वो हुआ 2 सेकेंड। तो वेव बन के वापस आने तक 2 सेकेंड का यहाँ पे आप कह सकते हो रिक्वायरमेंट होगा। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। धीरे धीरे मैं क्वेश्चन की जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ा दूंगा, तो समझते रहें बातों को। एट द टेम्परेचर द स्पीड ऑफ द साउंड बी डबल ऑफ इट्स वैल्यू एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब एट व्हाट टेम्परेचर आना चाहिए, एट बी नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए एट व्हाट टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड बी डबल ऑफ इट्स वैल्यू एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेल्सियस है तो ये मानते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड भी 0 है। अब हमें ये पता करना है कि कोई एक आर्बिट्री सा टेम्परेचर है T,
और इस टेम्परेचर पर हमें स्पीड ऑफ साउंड v लेनी है, जो कि होनी चाहिए 2 टाइम्स ऑफ v0। ये रिक्वायरमेंट है। ओके। अब आपको स्पीड ऑफ साउंड के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ फॉर्मूले को रिकॉल करना पड़ेगा। आपको याद होगा, आप स्पीड ऑफ साउंड ऐसे लिखते हो ना, अंडर रूट में ग्यामा RT डिवाइडेड बाई m। करेक्ट है? यस। अब इसमें बाकी के सारे पैरामीटर्स को अगर हमने कांस्टेंट ट्रीट कर लिया, ये m माने मास या मॉलिक्यूलर वेट भी ले सकते हो गैस के लिए, तो ये सब अगर आपने कांस्टेंट ले लिया तो आप एक सिंपल प्रोपोर्शनैलिटी डिराइव कर पाओगे ना यहाँ पे, कि स्पीड ऑफ साउंड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ टेम्परेचर। ठीक है। सो बाय दैट बेसिस मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि v डिवाइडेड बाई v0 इज इक्वल टू अंडर रूट में t डिवाइडेड बाई t0। क्या कहते हो, सही बात है? यस सर। v के लिए टेम्परेचर t है तो v के t आ जाएगा, और v0 के लिए टेम्परेचर t नॉट होना चाहिए, यहाँ पे इसे मुझे करना चाहिए t0। ओके। अब आप एक चीज में गलती करोगे, आप ऐसे सोचोगे कि v का जो वैल्यू है वो तो पुटअप कर लेते हैं 2v0 डिवाइडेड बाई v0 इज इक्वल टू अंडर रूट में ये हो गया t डिवाइडेड बाई। अब यहाँ क्या करोगे? तो यहाँ आप एक गलती कर सकते हो। आप क्या करोगे, यहाँ पे t0 का वैल्यू उठा के रख दोगे कितना? 0। हमें याद रखना है, यहाँ 0 रखेंगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मतलब हमें ये बात याद रखनी है कि इस तरीके के फॉर्मूले में जब भी हम टेम्परेचर पुटअप करेंगे वो केल्विन में आना चाहिए, डिग्री सेल्सियस में यहाँ अलाउड नहीं होगा इस फॉर्मूले में खास। ठीक है, बिकॉज टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होगा वो केल्विन होगा, सेल्सियस नहीं होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन? 273। यस, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273 केल्विन, है ना? तो यहाँ मुझे क्या लेना चाहिए, 0 लेना चाहिए, 273 लेना? 273। मुझे लेना चाहिए 273। तो सिंपली मैं लिखूंगा ये v0 और ये v0 कैंसिल हो गया। अब आपके पास जो भी इक्वेशन बची है ना, तो उसका स्क्वायर करें आप, क्योंकि आपको ये रूट यहाँ से हटा देना है, तो आप इसका स्क्वायर करिए। तो आपने अगर इसका स्क्वायर किया सो दिस विल बिकम, ये रूट चला गया t डिवाइडेड बाय 273। मतलब t का कैलकुलेशन बड़ा क्लियर कट दिख रहा है, 273 मल्टीप्लाइड बाय 4। बताएं t कितना हुआ? 1092। यस, मल्टीप्लिकेशन के बाद ये हो गया 1092 केल्विन। करेक्ट है? यस सर। और इनफैक्ट अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसको सेल्सियस में निकालूं, तो सेल्सियस में कैसे निकालूंगा? तो 1092 में से मैं माइनस करूंगा माइनस 273। 273। तो बताइए कितना आता है जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लाता हूँ? 819। ओके, चलिए आपने जल्दी बता दिया। सो दिस इज 819 डिग्री सेल्सियस। ये आंसर आप क्लेम कर सकते हो इन द यूनिट्स ऑफ सेल्सियस। सेल्सियस का क्या चीज? यस, एनी डाउट? केल्विन में ना? तो केल्विन में है ना सर वो? केल्विन में कहाँ है? केल्विन में तो कितना आया, 1092 आया ना? नहीं, 819 के वहां पर। अरे माइनस किया है 273, केल्विन में से माइनस करेंगे तो सेल्सियस यूनिट आएगा ना? राइट है सर। यस सर। ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन में तो मुझे नहीं लगता कुछ सॉल्यूशन बनाने की जरूरत है, फिर भी देख लें आप लोग, देख लें। डू वी नीड एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशन हियर? नो सर। अल्ट्रासोनिक है, इंफ्रासोनिक है और ऑडियो वेव्स है। अब ये ट्रैवल करते हैं मीडियम में, तो अ मीडियम मतलब किसी एक मीडियम के बारे में बात हो रही है। अब इनके स्पीड्स जो है अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक और ऑडियोबल के हिसाब से ये है। तो अब हमें बताना है कि ये स्पीड्स कैसे हैं, किसकी ज्यादा किसकी कम, कंपैरेबल है या नहीं है, अगर है तो क्या है कंपैरेबल, क्या आएगा आंसर? एनी सजेशन? वेरी गुड, शाबाश। बी। बी क्यों आएगा? ए आएगा। सोचे ना, स्पीड की बात चल रही है,
ये Yes, अल्ट्रासोनिक, medium. इंफ्रासोनिक Right, और ये sir. ऑडियो वेव्स में वेवलेंथ अलग अलग होती है, फ्रिक्वेंसी अलग अलग होगी, स्पीड तो मटेरियल मीडियम पे डिपेंड करती है भाई। मीडियम सेम, स्पीड सेम, बात खत्म। और ये सब के सब साउंड है Yes, ना? sir. ऑल ऑफ देम आर साउंड, तो अगर मीडियम सेम है तो स्पीड सेम हो जाएगी। दैट्स इट, आपको आगे सोचने की भी जरूरत नहीं है इसमें। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन ले रहा हूँ, I'll be taking question 11। पढ़े इसे अभी आप। इन अ लिक्विड विथ डेंसिटी, तो यहाँ डेंसिटी गिवन है, तो चलिए मैं डेटा यहाँ कलेक्ट कर रहा हूँ। रो दैट इज 900 किलोग्राम पर मीटर। फ्रिक्वेंसी एन लिख लेते हैं 256 हर्ट्ज। वेवलेंथ लैम्बडा लिख लेते हैं 8.0 मीटर। तो हमसे ये कह रहा है कि बल्क मॉडुलस फाइंड आउट। ओके, तो लिक्विड के लिए है, ये बात याद रखिए। यहाँ पे इक्वेशन जो है वो बदलेगी। वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट बल्क मॉडुलस। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि अगर मैं स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला यहाँ लिख पाता हूं तो उसका आंसर आता है अंडर रूट में के बाई रो, बल्क मॉडुलस के हिसाब से। करेक्ट है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो मैं यहाँ से के फाइंड आउट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ तो करके वी निकालना पड़ेगा। तो वी के लिए मैं अगर ये दोनों चीजें इस्तेमाल करता हूँ तो मैं इजीली वी फाइंड आउट कर सकता हूँ। आपको याद होगा कि हम V लोग is ऐसे लिख पाते equal हैं to v इज N इक्वल टू lambda. एन लैम्बडा। ये वेव के लिए जनरल वेलोसिटी की इक्वेशन है, ये किसी भी वेव के लिए एप्लीकेबल होगी। सो इफ आई जस्ट कंटिन्यू विथ v इज इक्वल टू n का वैल्यू मुझे बता गया है 250 और लैम्बडा का वैल्यू बताया गया है 8, तो v कितना हुआ? यस 25 into 8, 2000. so we will be getting the answer here as 2000 meter per second. Now let's just continue with these numbers here. तो यहाँ पे मैं पुटअप कर लेता हूँ 2000 और ये k और ये रो जो मुझे गिवन है दैट इज 900। इसका आप स्क्वायर करें, सो दिस विल बिकम 2000 मल्टीप्लाइड बाय 2000 इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय 900। तो फाइनली k विल बी इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाइड बाय 2000 मल्टीप्लाइड बाय 900। यस, टेल मी द फाइनल आंसर हियर। क्या आएगा? k इज इक्वल टू 224936, yes, into 1 2 3 4 5 6 7 8 10 to the power 8। इसका यूनिट आता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर का यूनिट लगता है इस पे। अब चूंकि इलास्टिसिटी अपना हुआ नहीं है तो हम थोड़ा बहुत इन प्रॉब्लम्स में अटक रहे हैं। हाउएवर जब इलास्टिसिटी ये चैप्टर अपना पूरा हो जाएगा, सून आई विल बी स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर, तो फिर हमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हुआ? आंसर यही आया सबका? Yes, sir. Yes, sir. Now take this question and think on this question very seriously। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सोचें जरा इस पे। मैं 10 सेकंड देता हूं आपको। थिंक ऑन इट। यस, कुछ क्लिक हुआ? Option B. सोचे सोचे। मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस निकाल रहा हूँ जो हम थोड़ा सा जल्दी से यानी कि आसानी से कर पाए। ओके, नाउ रेफर टू द क्वेश्चन केयरफुली। इसने हमको एक बात क्या बताई यहाँ पे कि सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों रेस्ट पे हैं, दोनों चल नहीं रहे हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, क्योंकि दोनों अगर चलते हैं या दोनों में से कुछ एक भी अगर मूव करता है तो गड़बड़ हो सकती है। वहां पर एक इफेक्ट आता है जिसे हम कहते हैं डॉपलर्स इफेक्ट ऑफ साउंड, वो पढ़ना है हमें भी। तो फिलहाल तो नहीं है वो, दोनों रुके हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ हवा चल रही है, एयर ब्लो कर रही है।
तो एयर के ब्लो करने से क्या चेंज हो सकता है? वेवलेंथ ऑफ द साउंड चेंज होगी, फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी, इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी, या वेलोसिटी? वेलोसिटी। सिर्फ वेलोसिटी चेंज होगी। वेव साउंड तो वैसे ही बनेगा जैसे उसे बनना चाहिए, लेकिन साउंड जिस मीडियम में बना वो मीडियम बह रहा है। अगर वो मीडियम बहता है, एयर तेजी से बहती है, और अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है एयर का और साउंड का, तो स्पीड बढ़ जाएगी। याद करिए, लास्ट टाइम भी बताया था मैंने आपको। यस सर। तो इसे समझने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका क्या होता है कि ये वाटर है मान लो, और वाटर पे आपने बोट रखी लाइक दिस। अब सिर्फ बोट चल रही है, सिर्फ बोट चल रही है, तो जो ओरिजिनल स्पीड है वो उसकी रहेगी, लेकिन अगर साथ में वाटर भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है तो बोट की स्पीड बढ़ जाएगी ना। यस सर। बस वैसा ही है, जिस मीडियम में साउंड बनाया गया है अगर वो मीडियम चलता है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, दैट्स इट। हमें किसके साथ जाना चाहिए? ए के साथ। ये वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी जो है ना, ये भी चेंज हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है कि सोर्स या ऑब्जर्वर दोनों में से कोई एक मूव करे या दोनों मूव करें। तो फिलहाल तो मूव नहीं कर रहे हैं, वो तो रेस्ट में है, तो हमें उसकी फिक्र करने की भी जरूरत नहीं है। आइए एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान से देखें। द कांस्टेंट गैमा फॉर ऑक्सीजन एज वेल एज फॉर हाइड्रोजन गैस के हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा गैमा के लिए। तो ऑक्सीजन की गैस और हाइड्रोजन की जो गैस है उसके लिए 1.40 है, दोनों के लिए चलो गैमा सेम है। ऑक्सीजन में अगर 450 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, तो ये हमसे कह रहा है कि हाइड्रोजन में कितनी होगी। ठीक है, ऑक्सीजन मतलब O2 गैस और हाइड्रोजन मतलब H2। ओके, तो यहाँ अगर मैं साउंड की स्पीड का फॉर्मूला आपको समझाऊं तो वी हैव दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला, गैमा RT डिवाइडेड बाई M। अब देखो, जिस मीडियम में ये कैलकुलेशन किया जा रहा है वहां टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, और गैमा भी सेम है। मतलब ये RT गैमा ये सारे फैक्टर्स अगर कांस्टेंट मान लिए जाते हैं तो स्पीड ऑफ द साउंड का प्रोपोर्शनैलिटी किसके साथ लगेगा? मास। मास के साथ। लेकिन जब हम गैसियस सिस्टम के बारे में बात करते हैं ना, तो ये मास मास नहीं होता है, ये होता है मॉलिक्यूलर वेट, मोलार मास। केमिस्ट्री में पढ़े हैं आपने? यस सर। यस सर। तो मॉलिक्यूलर वेट कहेंगे हम इसको। अब अगर मैं ऑक्सीजन की स्पीड और हाइड्रोजन की स्पीड, ये स्पीड H2 और ये स्पीड O2 लिखता हूं, तो सोच के बताइए मुझे क्या लिखना चाहिए था? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या चीज? ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कौन सी चीज? हाइड्रोजन। कुछ है डेटा आपके पास? तो हाइड्रोजन वाली तो स्पीड आपको निकालनी है, ऑक्सीजन वाली स्पीड है 450 इज इक्वल टू, अब थोड़ा बहुत डेटा रहेगा आपके पास, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 32। वेरी गुड, शाबाश। 32 16 ऑक्सीजन एटॉमिक लेवल पे नहीं, मॉलिक्यूलर लेवल पे है ना, तो 16 16 32 हो जाएगा, वो 32 हो जाएगा। हाइड्रोजन 112। ठीक है, तो ये 32 डिवाइडेड बाई 2, ये सब करने के बाद आंसर क्या मिलता है? यस, 16 का मतलब 4, स्क्वायर रूट से बाहर आके, तो ये आंसर हो गया 4 इंटू 450। 1800। कितना आया आंसर? 1800। 1800 मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन इससे पहले एग्जामिनेशंस में पूछे गए। चलिए, अच्छी बात है। अब एक और देखते हैं, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप जल्दी से कर लें इसे, सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट पे। अब मैं बहुत ज्यादा जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन बेस करते हैं ना, वो नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे। आप इसलिए भी नहीं ले सकते क्योंकि अभी हमारा थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट नहीं हुआ है, इलास्टिसिटी वाला पार्ट हुआ नहीं है। अब चैप्टर जो हमारी टेक्स्ट बुक के सीक्वेंस में है उसके हिसाब से चल रहे हैं। अब जो मिसलेनियस एग्जांपल्स होंगे मल्टीपल कंसेप्ट्स वाले, वो हम बाद में रिवीजन के वक्त कवर करेंगे, जब हमारे सारे चैप्टर्स हो चुके होंगे, या कॉम्बिनेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं मल्टीपल चैप्टर पर, तो उस वक्त हम कवर करेंगे। फिर भी जहां तक हो सकता है वहां तक मैं क्वेश्चंस को रिलेट करके लेने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ देखिए, कह रहा है 2 मोनो एटॉमिक आइडियल गैसेस हैं 1 और 2,
और मॉलिक्यूलर मासेस जो है इनके m1 m2 हैं रिस्पेक्टिवली। आप टेम्परेचर सब सेम कर दिया तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फर्स्ट टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सेकंड। अब बेटा देख के पता चलता है कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है ये तो रूट में मॉलिक्यूलर वेट के साथ हमें इनवर्स लेना है। तो अगर मैंने v1/v2 लिखा तो क्या लिखना चाहिए, अंडर रूट में क्या लिखना चाहिए? m2 by m1 M2 by m2/m1, दैट्स इट, 2 by M2 by है ना, बात खत्म हो गई। Yes sir. आसान था एकदम सब। Yes sir. चलिए एक और देखते हैं, एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन देखते हैं। सी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग है और उसका लेंथ है 1 मीटर और उसका मास है 0.2 किलोग्राम। तो स्प्रिंग की लेंथ 1 मीटर है और मास 0.2 किलोग्राम है। तो मैं सबसे पहले ना इसमें म्यू निकालना चाहूंगा, म्यू मास पर यूनिट लेंथ, m/l। m/l, इसे भी डेंसिटी ही कहते हैं और क्या, डेंसिटी होगी, लीनियर मास डेंसिटी कहलाएगा। ये हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 1, दैट इटसेल्फ इज 0.2 किलोग्राम पर मीटर। अब हमने इस स्प्रिंग पर क्या किया, 2 किलोग्राम का मास लगाया और इस स्प्रिंग पर 3 सेंटीमीटर का एलोंगेशन करवा दिया। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में? यस सर। तो फोर्स जो हमने यहाँ पे डेवलप किया वो 2 किलोग्राम के मास लगा के फोर्स डेवलप किया और एलोंगेशन कितना कर दिया, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे ये कह रहा है कि डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव अलोंग द स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर जो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव अगर हमने सेट कर दी तो उसका वेलोसिटी कितना है। तो लेट मी ड्रॉ अ सिचुएशन हियर कि ये स्प्रिंग है एलोंगेटेड हालत में और ये मास मैंने लगा दिया 2 किलोग्राम का। अब 2 किलोग्राम के हिसाब से नीचे कितना आ जाएगा यहाँ पे, 20 ऊपर आपको याद t kx आता है, एक्सटेंशन जिसको हम कहते हैं, एक्सटेंशन के साथ अगर देखें तो क्या मुझे ऐसे कहना चाहिए कि kx इज इक्वल टू 20? यस सर। ठीक है, Yes sir. और यही चीज जो है ना, ये सेम चीज हम कहेंगे कि टेंशन प्रोवाइड कर रही है स्प्रिंग की लेंथ में, स्प्रिंग की Yes, लेंथ sir. में टेंशन Yes, प्रोवाइड कर sir. रही है। अब अगर मैं स्पीड निकालना चाहता हूँ, लॉन्गिट्यूडनल वेव भले हमने सेट कर दी हो यहाँ पे, बट इट इज जस्ट गोइंग टू बी सेट अलोंग द लेंथ। तो स्पीड का सीधा सीधा फॉर्मूला मुझे ऐसे लेना चाहिए, t डिवाइडेड बाय म्यू। ओके, सो दैट वे वर्कआउट टेंशन एक्चुअली में kx है व्हिच वी हैव जस्ट एस्टिमेटेड कितना, 20, और ये कितना 0.2। सो v हो गया अंडर रूट में 100, करेक्ट है? यस सर। ठीक, अब v 10. अगर अंडर रूट में 100 हो जाता है तो आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो उसके अंदर जो वेव सेट होगी वो 10 मीटर पर सेकंड के पॉइंट ऑफ व्यू से चले, उतनी स्पीड से वो चले। अब देखा जाए तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी मॉडिफाई करके याद रख सकता हूँ स्प्रिंग के केसेस में, kx डिवाइडेड बाय v याद रह जाएगा। यस सर। अब देखो यहाँ होता क्या है पता है कि ये जो म्यू है ये ऐसे स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट रहता है, k भी फोर्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहता है। तो स्प्रिंग के अंदर जो वेव सेट होगी उसकी जो वेलोसिटी होगी ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके साथ, एक्स। एलोंगेशन के साथ। अगर मैं ज्यादा एलोंगेटेड हालत वाली स्प्रिंग के अंदर वेव सेट करूंगा तो वो तेजी से चलेगी। एक्स मतलब एलोंगेशन, स्ट्रेचिंग, है ना, जितना हमने उसको खींचा या छोटा किया, कंप्रेस किया, आइदर वे। तो ये जो फॉर्मेट मिल रहा है हमको यहाँ पर, ये बड़े काम का मिल रहा है। ये ठीक है, ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि अगर मैं स्प्रिंग को ज्यादा खींचता हूँ, उसमें ज्यादा एलोंगेशन लेके आता हूँ, ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं उसमें वेव सेट करूंगा तो उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी। ओके विद दिस? यस सर। Yes sir. अब जरा इस क्वेश्चन को
केयरफुली वॉच करो, देखो इसमें कुछ कर सकते हो क्या। एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग या स्प्रिंग जो बोलना है बोल दो। ओबेइंग हुक्स लॉ, 1 सेकेंड, किसी ने कुछ डाउट पूछा। हाँ 3 सेंटीमीटर का आपको यूज जरूरत ही नहीं है ना। मतलब किसी ने मुझसे ये पूछा कि 3 सेंटीमीटर का क्या है, इसमें कोई यूज है क्या। तो हमें जो एलोंगेशन मिल रहा है वो इस 2 किलोग्राम की वेट की वजह से मिल रहा है। तो बैलेंसिंग इक्वेशन अगर हम बना लेते हैं तो 20 इज इक्वल टू के एक्स। अगर मैं अब फोर्स या टेंशन को के एक्स बोल के लिखता हूं तो मुझे के भी तो नहीं पता ना इसका, के कहाँ गिवन है। तो डेटा मुझे यहां से ही इस्तेमाल करना पड़ा, के एक्स की जगह 20 रख दिया मैंने। डाउट क्लियर हुआ ये? Yes, sir. अब देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग ओबेइंग हुक्स लॉ। अच्छा ये हुक्स लॉ जो होता है ना, ये इलास्टिसिटी का एक लॉ होता है कि सर्टेन इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस और स्ट्रेन जो डेवलप होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब आप इस पे ज्यादा बॉदर मत करो क्योंकि अभी चैप्टर तो ये हुआ नहीं है। ऐसे मान लो कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो एक्सटेंशन इन अ स्प्रिंग इज एक्स, नो स्पीड ऑफ द साउंड इज वी। अगर हम उसी एक्सटेंशन को इंक्रीज करा के 1.5x कर दें तो स्पीड कितनी होगी। देखो अच्छा सवाल है ना, ये यही से सॉल्व होगा। आया ध्यान में? हमें क्या लिखना चाहिए कि जो भी वेव उस पर सेट होगी वो एक्सटेंशन के साथ रूट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Yes. अब नई जो भी स्पीड आएगी मान लो वो v डैश है, तो उसके लिए ऐसे लिखना पड़ेगा ना 1.5. 1.5। तो एक काम करो, इन दोनों का रेशियो ले लो। तो v डैश डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, अंडर रूट में 1.5 divided by x. 1.5x डिवाइडेड बाई x। करेक्ट जा रहे हो? Yes, sir. Yes. देयरफॉर Yes, v sir. डैश डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू, यहाँ पे रूट में बच गया 1.5। दैट्स इट। Yes. तो देखा जाए तो v डैश इज इक्वल टू 1.5 रूट में इंटू v। अब 1.5 का स्क्वायर रूट निकालना है, कैसे निकालोगे? तो इसको तुम ऐसे करो, मतलब एडजस्टमेंट देखो मैं कैसे करता हूं। 150 इंटू 10 टू द पावर -2 Minus. इंटू आगे का v जैसा वैसा। ठीक है। अब देखो -2 का तो 10 टू द पावर -1 हो जाएगा, -1. ये तो बराबर है ना। अब 150 का क्लोजेस्ट क्या है, 144। क्लोजेस्ट परफेक्ट रूट 12 144 हो सकता है 150 के पास, सही है ना। Yes. Yes, परफेक्ट sir. रूट अगर मैं निकालता हूं तो 144 का कितना होता है 12। 12. तो 150 के लिए 12 से थोड़ा सा ज्यादा। 12.2. हाँ, तो ऑप्शन देख के ही पता चलता है, 12.2 ले लो और आगे का v जैसे वैसे। बस Option खत्म हो A. गया खेल। तो इस हिसाब से v डैश का आंसर आ जाएगा 1.22b। तो ये ऑप्शन क्लेम होगा। अब यहाँ पर ये जो कंडीशन हमने अभी अभी बनाई थी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंटली यहाँ पे अपना रोल प्ले करती है, हमें डायरेक्टली मिल गया। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके वो कैसा है नहीं समझा तुमको? क्या कैसा आया नहीं समझा? v proportional to root x। कैसा आया देख, अपने पास v का ये फॉर्मूला है, टेंशन अपॉन म्यू। अब ये स्प्रिंग के अंदर भले हम लॉन्गिट्यूडनल वेव सेट कर रहे हैं लेकिन ये एज पर लेंथ चल रहा है ना यहाँ पे। तो एज पर लेंथ हमें इसी तरीके के फॉर्मेट ऑफ फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा। तो टेंशन अपॉन म्यू, लेकिन टेंशन जब हम लिखते हैं तो वो के एक्स का मीनिंग लेगा यहाँ पे। अब फिलहाल वाली प्रॉब्लम में ये के एक्स और 20 ये मैच कर रहे हैं। ठीक है सर, ये हर किसी वेव को ओबे करता है। यस, हर एक के लिए ओबे करेगा, बिल्कुल हर एक के लिए ओबे करेगा ये। तो आई वाज ऑन अ पॉइंट, ये जो टेंशन होगा ये के एक्स लिखा जाएगा ना, तो ये टेंशन मैंने के एक्स लिखा। अब के जो होता है वो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। लॉज ऑफ मोशन में स्प्रिंग फोर्स में थोड़ा बहुत पढ़ाया था मैंने आपको ये। Yes. तो ये कांस्टेंट है, ये म्यू तो लीनियर मास डेंसिटी है किसी गिवन स्प्रिंग के लिए, ये भी कांस्टेंट होगा। मतलब स्पीड की प्रोपोर्शनैलिटी
एक्सटेंशन के साथ बन जाएगी ना रूट में। तो अभी 2 मिनट पहले मैं आपको वही समझा रहा था कि अगर स्प्रिंग को मैं ज्यादा एलोंगेट करता हूं, ज्यादा खींचता हूं और फिर वेव बनाता हूं उसमें, तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, और कम एलोंगेशन रखता हूं तो उसकी स्पीड कम होगी। देखो हमने यहाँ पे एलोंगेशन बढ़ा दिया, x की बजाय 1.5x किया, बढ़ा दिया एलोंगेशन, तो स्पीड भी बढ़ गई, v की बजाय 1.22 v हो गई, है ना। सर Yes, sir, समझा। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। नाउ लेट्स टेक दिस वन। कैलकुलेट द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट -3 डिग्री सेल्सियस। पहला टेम्परेचर जो हमें गिवन है ये T1 बोल देता हूं मैं, और इसके साथ साथ प्रेशर भी बताया है 60 प्रेशर मर्क्यूरी का, और दूसरा टेम्परेचर बताया है 70 डिग्री सेल्सियस, इसको मैं बोल देता हूं T2, और इसका प्रेशर बताया है 75, और 0 डिग्री पर ये कह रहा है कि जो स्पीड है वो 332 है, ये तो स्टैंडर्ड है। अब सबसे पहली बात तो बच्चों आपको यहाँ पे ये नोट कर लेना चाहिए कि प्रेशर के चेंज होने से स्पीड ऑफ साउंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ता। है ना, बिकॉज वी हैव लर्न दिस एज अ कंसेप्ट इन थियोरी के प्रेशर and the speed of sound they do not have any they do not depend, ठीक है, स्पीड ऑफ द साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑन द प्रेशर, इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर। तो मामला से यहाँ पे सिर्फ कंट्रोल कौन करेगा, टेम्परेचर करेगा। अच्छा, अब ये जो टेम्परेचर्स हैं ये भी काफी छोटे छोटे टेम्परेचर्स हैं, ऐसे कोई बहुत बड़े टेम्परेचर्स नहीं है ये। तो एक फॉर्मूला मैंने डिराइव किया था, आपको याद होगा, स्पीड ऑफ द साउंड एट हाइयर टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 डिग्री वाला टेम्परेचर प्लस, सॉरी 0 डिग्री वाली स्पीड प्लस 0.61 टी। और मैंने आपको खास ये फॉर्मूला डिराइव करते वक्त बताया था कि ये फॉर्मूला हम स्मॉल वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर के लिए एप्लीकेबल करते हैं, टर्म के लिए। ठीक है, और उसमें भी आपको ये याद रखना चाहिए कि ये जो डिग्री T है ये सेल्सियस में पुटअप होगा। याद आया? यहाँ केल्विन लाने की भी जरूरत नहीं है। तो आइए अब इसको दो टेम्परेचर्स के लिए करते हैं। पहले V1 इज इक्वल टू V0, तो जैसे बताया 332 प्लस 0.61 इंटू -3, तो ये सॉल्व कर लें आप। उसके बाद इसी को सॉल्व करेंगे आप V2 के लिए, तो V2 के लिए ये हो जाएगा 332 प्लस 0.61 इंटू टेम्परेचर कितना 30। तो यहां से आप निकालेंगे V1 और यहां से आप निकालेंगे V2। एक बार आपको V1 V2 की वैल्यूज मिल गई तो आपसे डिफरेंस पूछा है, तो कुछ नहीं है, आप डिफरेंस ऐसे निकालें, डेल्टा V बोल दें उसको, डिफरेंस को, ठीक है या सीधे सीधे डिफरेंस निकाल लें V2 या V1 माइनस V2, दैट्स इट। अच्छा, ऐसे निकालें डिफरेंस, V2 माइनस V1 कर दें, नहीं तो और नेगेटिव आंसर निकालोगे आप मीटर पर सेकंड। कर पाओगे ये? यस सर। बहुत ही आसान है। यस, किसी ने किया शायद आंसर 20 नहीं, 20 नहीं, मुझे नहीं लगता 20 आएगा, या देख लो 20 आ रहा है, चेक इट आउट। चेक करके देखो। ओके, अच्छा, एक 330 आया और एक 350 आया, तो दोनों का डिफरेंस हमने निकाला तो 20 हुआ, ठीक है, चलिए। यस। ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। बहुत ज्यादा मैसेजेस ना करें मुझे, क्योंकि फिर मुझे स्क्रीन पर सारी चीजें पलटा के देखनी पड़ती हैं। Anyhow, let's continue to the next question. Speed of sound in air is 332 at NTP. NTP का मतलब सिंपल नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होता है आमतौर पर, जो जिसमें प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर माना जाता है और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 डिग्री केल्विन माना जाता है। What will be the speed of sound in hydrogen? अगर हाइड्रोजन की डेंसिटी, अच्छा, तो यहाँ पे सिर्फ डेंसिटी में फर्क करा है, बाकी कुछ नहीं, बाकी किसी चीज में उसने फर्क नहीं करा है। बच्चों, अगर मैं साउंड का सीधा सीधा फॉर्मूला ले लूं स्पीड का,
सीधा सीधा बगैर किसी फर्दर मॉडिफिकेशन के, तो ऐसा फॉर्मूला है, करेक्ट है। Yes, sir. चूंकि हम लोगों ने प्रेशर और गामा में तो कोई चेंज लाना नहीं है, तो स्पीड का कंपैरिजन डेंसिटी के साथ हो जाएगा, बस यही बात हो गई। तो यहां हम ऐसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन में स्पीड डिवाइडेड बाय एयर में स्पीड इज इक्वल टू, बोलिए क्या लिखना चाहिए, डेंसिटी किसकी, एयर की, और ये Air डेंसिटी की. हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। अब यहाँ हमें एक कंडीशन गिवन है कि हाइड्रोजन की जो डेंसिटी है 1/16 टाइम्स ऑफ एयर है, मतलब रो ऑफ H2 इज इक्वल टू 1/16 टाइम्स ऑफ रो ऑफ एयर। बस पुटअप करिए, काम खत्म। तो ये हाइड्रोजन के लिए वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी तो 332 बोल दिया इसने, अंडर रूट में चल रहा है। एयर के लिए एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1/16 ऑफ Row of air. एयर। तो ये रो यहाँ से कैंसिल, 16 जाएगा ऊपर, 16 ऊपर जाने के बाद रूट से बाहर आ जाएगा 4। तो मैं समझता हूँ इट बिकम्स वेरी वेरी सिंपल, 332 मल्टीप्लाइड बाय 4। कितना आंसर आएगा? 1320. 1328 328. meter per second. So this is an expected answer. Okay. अब एक थोड़ा सा काइंड ऑफ टफ क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन वाला। तैयार हैं? यस सर। ओके, आइए इसे देखते हैं। क्वेश्चन 18 है अपने मॉड्यूल के हिसाब से, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक द साउंड वेव्स टू ट्रैवल अ डिस्टेंस L between point A and B if the air temperature between them varies linearly, सीधा सीधा टेम्परेचर चेंज होता जा रहा है, from T1 से T2. The velocity of the sound propagation in air is equal to अल्फा, एक कांस्टेंट है यहाँ पे, तो अल्फा एक काइंड ऑफ कांस्टेंट माना जाएगा यहाँ पे, और रूट में टी। सो दिस इज द सिचुएशन। आप पहले तो ऐसे समझ लो, यहाँ एक पॉइंट है ए और यहाँ कहीं एक पॉइंट है बी। अब इन दोनों के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस है, एक T1 है और एक T2 है, ठीक है, आ रहा है समझ में? और लेंथ कितनी है L दोनों के बीच में, और वेलोसिटी कुछ ऐसे वैरी कर रही है, इस तरीके से वेलोसिटी वैरी कर रही है, और अल्फा कांस्टेंट भी है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि अगर हमने यहां से साउंड निकाल के छोड़ दिया, ठीक है, तो पूरा पूरा ये L डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा। अब देखिए, कांस्टेंट रेट से या कांस्टेंट कंडीशन ऑफ वेलोसिटी से तो हम लोग कैलकुलेशन यहाँ पे कर नहीं सकते। बात सिंपल सी है कि टेम्परेचर में लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, या जो भी है डिक्रीज होता जा रहा है, जो भी है टेम्परेचर चेंज हो रहा है। क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वी में से कि स्पीड ऑफ साउंड भी कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी, है ना? ये सब नो? Yes, sir. Yes. तो फिर एक वेरिएबल स्पीड से साउंड चलता चलता ए से बी जाएगा, तो फिर हम टाइम कैसे निकालें? हम ऐसे डायरेक्ट नहीं कह सकते ना कि डिस्टेंस L है, स्पीड ये है, तो ले लो टाइम। हम ऐसे डायरेक्ट नहीं कह सकते। एक कंटिन्यूअस चेंज के प्रोसेस में आप जानते हो हमेशा हमें क्या करना रहता है? इंटीग्रेशन करना रहता है। वेरी गुड, शाबाश। क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो स्पीड ऑफ साउंड भी कंटिन्यूअसली चेंज होगी, तो टाइम का कैलकुलेशन करने के लिए हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसे मैं कुछ इस तरीके से आपको समझाता हूँ, ज्यादा मैथमेटिक्स में न जाते हुए, कि मैं स्पीड को कुछ ऐसे लिख लेता हूँ इन जनरल, dx/dt। मतलब कोई भी एक बीच वाला पोर्शन छोटा सा ट्रैवल करते हैं, जहां पे
डिस्टेंस ट्रैवल होता है dx और इसके लिए टाइम लगता है dt। अब पूरी पूरी पोर्शन में स्पीड कांस्टेंट नहीं है, लेकिन एक छोटे से सेगमेंट में तो कांस्टेंट ही होगी। तो एक छोटा सा सेगमेंट ले लिया मैंने dx/dt। अब स्पीड का अपना जो फॉर्मूला गिवन है वो लिख लेता हूं, तो अल्फा√t। चलो ये अब सोचिए ये जो dx/dt है ना, इसको ऐसे करता हूं, dx डिवाइडेड बाय d कैपिटल T, आ रहा है समझ में, कैपिटल टी इनटू d में कैपिटल T डिवाइडेड बाय dt। ये जो dt में लिख रहा हूं ना, ये टेम्परेचर के चेंज को बता रहा है, टेम्परेचर के चेंज को। करेक्ट है, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे वैसा वेरिएबल लाना पड़ेगा ना। देखो वेरिएबल कौन है यहाँ पे, टेम्परेचर है कि नहीं, तो मुझे वैसा एक वेरिएबल लाना पड़ेगा ना यहाँ पे, यस तो सर फंक्शन बनाना पड़ेगा ना मुझे। इतना समझ पा रहे हो ना? यस सर। हाँ सर अब इसको अल्फा√t जैसा है वैसे रखते हैं। अब मुझे बताओ कि यहां से लेके यहां तक अगर मैं टोटल डिस्टेंस ले भी लूं, उसका इंटीग्रेट कर भी दूं, चलो तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल एल ही होगा। देखा जाए तो टोटल डिस्टेंस एल हो जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कितना हो जाएगा यहां से लेके यहां तक। सिंपल, T2 माइनस T1। करेक्ट है, सर T2 से T1 टोटल डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर T2 माइनस T1 हो जाएगा, इनटू इसे मैं वैसे ही रखता हूं क्योंकि मैं इसे इंटीग्रेशन के वेरिएबल की तरह इस्तेमाल करूंगा। अब dt को एक तरफ करते हैं और बाकी सब दूसरे फैक्टर्स को दूसरी तरफ कर लेते हैं। सो आई विल बी राइटिंग दिस इक्वेशन समथिंग लाइक दिस, dt इज इक्वल टू, मतलब ये dt मैंने यहां लिया, इज इक्वल टू L and then divided by alpha continued as T2 minus T1 into D capital T divided by रूट में T। सही है, ओके राइट सर। यस सर अब इस स्टेप पर आके आप इसको इंटीग्रेट करो 0 से लेके एल T टाइम तक, यहां इसे इंटीग्रेट करो T1 से लेके T2 टेम्परेचर तक। करेक्ट, ये टाइम, ये टेम्परेचर, टाइम 0 से लेके T, मतलब यहां से शुरू किया मैंने तो 0 टाइम था और यहां पहुंच रहा हूं तो T टाइम हो गया। इसको इंटीग्रेट करते वक्त यहां से शुरू किया मैंने तो T1 टेम्परेचर है और यहां पहुंच रहा हूं तो T2 टेम्परेचर है। यस सर ठीक है, अच्छा dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी T हो गया, तो चलो ये मामला खत्म हुआ। L डिवाइडेड बाय अल्फा इन ब्रैकेट T2 माइनस T1 इनटू, इसे इंटीग्रेट मैं ऐसे करूंगा T1 से लेके T2 कैपिटल T रेज टू माइनस हाफ dt। इंटू डी टी। समझा, यस सर क्योंकि रूट का मतलब यहाँ पे होगा पावर हाफ और नीचे डिनोमिनेटर से मैं इसको ऊपर लेके आऊंगा तो ये माइनस हाफ हो जाएगा। अब x रेज टू n का रूल लगा के आप इंटीग्रेशन करिए, ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सीधे सीधे इंटीग्रेट करिए, x रेज टू n का रूल लगाइए, माइनस ये हो जाएगा t इज इक्वल टू l डिवाइडेड बाई अल्फा T2 माइनस T1 इनटू क्या होगा t रेज टू माइनस हाफ प्लस वन। हाफ ही होगा हाँ हाँ डिवाइडेड बाई हाफ। सोचिए सोचिए सोचिए, यस सर करेक्ट T1 से लेके T2। करेक्ट है, यस सर। नहीं चाहिए, करेक्ट होना ही चाहिए। अच्छा ये हाफ का 2 कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर से बाहर निकाल लेता हूं मैं, कांस्टेंट है तो इधर लाके लिखता हूं। मतलब इसी इक्वेशन को बेटा अगर मैं दोबारा लिखूं, ध्यान से देख, 2L अल्फा T2 माइनस T1 रूट में T1 से लेके T2। देख ले, सोच ले, राइट है सर। ये देखो ये 2 ऊपर लिया तो ऊपर लेके मैंने इसको बाहर ले लिया, इधर आ गया, ये t रेज टू हाफ ही आया तो रूट में आया, एंड देन T1 T2। तो एक्चुअली हमको याद भी रखना चाहिए कि हम अगर 1/√t का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो √t ऐसे आता है, 1/√t का इंटीग्रेशन √t आता है।
तो इट्स एन स्टैंडर्ड रिजल्ट, 1/√x का इंटीग्रेशन √x होता है। मैंने फिर भी इसको सॉल्व करवाया, चलो भाई टाइम पास। आपके लिए टाइम पास ऐसा नहीं, इन केस कोई स्टूडेंट ना समझ पाए तो। अच्छा, यहाँ फाइनली क्या करते हैं हम लोग पूरा होने के बाद? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यस, तो इस पे लगाएं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट के हिसाब से ये हो जाएगा रूट में t2 माइनस ये हो जाएगा रूट में t1। अब देखिए एक बड़ा अजीब सा स्टेप मैं यहाँ ले रहा हूं, ध्यान से देखना। 2l अल्फा रूट में t2 माइनस रूट में t1 रूट में t2 प्लस रूट में t1, फिर ये यहाँ पे रूट में t2 माइनस रूट में t1। अब कितने लोगों को समझा भाई ये स्टेप? नहीं समझा। समझा। समझा सर, समझा। कुछ बच्चों को अभी भी नहीं आया होगा। देखो सोचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से सोचो। ऐसा होता है ना, देखो यहाँ पे x² माइनस y², क्या क्या लिखते हो भाई? x प्लस y x माइनस y। x minus y। तो अगर मैंने ऐसे लिखा रूट ऑफ x का स्क्वायर माइनस रूट ऑफ y का स्क्वायर, तो बोलो क्या क्या लिखोगे? रूट ऑफ x का स्क्वायर माइनस रूट ऑफ y का स्क्वायर। रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ y, स्क्वायर नहीं बेटा, स्क्वायर नहीं, रूट ऑफ x माइनस रूट ऑफ y। एक्चुअली में रूट ऑफ x का स्क्वायर का मतलब x ही होता है ना। हाँ, मतलब इस इक्वेशन को मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू दिस। यस सर। तो वही तो किया, t1 माइनस t2 को ऐसे रूट बना के लिखा। हाँ ना। आया समझ में सबकी? यस सर। यस सर। देखो नहीं आया है तो अभी भी बोल दो। नहीं सर, आया सर, आया। ओके, अब इससे हमें फायदा क्या होगा? कैंसर। अंडर रूट हाँ। में माइनस कैंसिल हो जाएगा। एक जो नेगेटिव वाला टर्म है ना उसमें ब्रैकेट के अंदर वाला, वो टर्म निकल जाएगा। तो फिर हम फाइनली एक रिजल्ट वहां पे डेवलप कर सकते हैं। अगर ऑप्शन होते तो एज पर ऑप्शन रिजल्ट डेवलप हो जाता। तो बेसिकली ये फैक्टर और ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाता है और हमें टाइम का एक आंसर मिलता है 2l डिवाइडेड बाई अल्फा रूट में t2 प्लस रूट में t1। ये इसका आंसर है। बात समझे आप? यस सर। अब मैं इसे एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ रहा था या समझने की कोशिश कर रहा था। इतना बड़ा इंटीग्रेशन न करते हुए अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड की तरफ ध्यान देता हूँ, एक सिंपल वर्ड की तरफ, इसमें जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है ये लीनियरली चेंज हो रहा है, मतलब सीधा सीधा इंक्रीज हो रहा है डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में। ठीक है, तो मैं ऐसे सोचता हूं कि इस जगह पर जो स्पीड होगी इसकी ये v1 होगी और इस जगह पर स्पीड जो है ये v2 होती है, ऐसे सोचता हूं। ठीक, क्लियर है? यस यस सर। सेकंड अप्रोच में तो इतना इंटीग्रेट करने की बजाय यहां से लेके यहां तक का एवरेज स्पीड निकाल दो ना तुम, एवरेज स्पीड। क्योंकि टेम्परेचर तो लीनियरली चेंज हो रहा है तो स्पीड भी लीनियरली बढ़ेगी, सीधा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रूट में t है तो क्या हुआ, डायरेक्टली तो प्रोपोर्शनल है, तो टेम्परेचर की प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से स्पीड भी बढ़ती जाएगी, बिल्कुल वैसे जैसे एक्सेलरेशन डेवलप होता है। तो एक काम करें, इसका सीधा सीधा एवरेज स्पीड निकालें, और एवरेज स्पीड अगर मैं यहाँ निकालता हूं ना तो ये मैं ऐसे इन शॉर्ट क्लेम करता हूं v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? यस सर। अब v एवरेज को v1 के लिए मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से लिखता हूं, तो बोलो क्या लिखूंगा? t1 प्लस अल्फा T2 डिवाइडेड बाई क्या चीज? 2। तो v एवरेज ध्यान से देखो तो अल्फा कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या आया? T1 प्लस t2 रूट में ऑफ कोर्स डिवाइडेड बाई क्या चीज? 2। 2। अब तुमको क्या करना है, टाइम निकालना है।
टाइम निकालना है ना तुमको, टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या लगाओगे? जो भी डिस्टेंस कवर Distance हुआ upon डिवाइडेड speed. बाय जो भी उसकी एवरेज स्पीड थी। अब मुझे बताओ डिस्टेंस कितना कवर हुआ? एल। L. अब एवरेज स्पीड कितनी है? अल्फा। Alpha T1 रूट में T1 plus प्लस T2. रूट में T2 T2. डिवाइडेड बाय 2 T1. कहाँ गया? न्यूमरेटर में। 1. खत्म। 1. Yes, खत्म sir. है, डायरेक्ट दिख रहा है। Yes. Yes, sir. बट ऐसा हर बार नहीं होगा, ये लीनियरली वैरी कर रहा है तो हुआ। अगर इसमें कोई दूसरी ही प्रोपोर्शनैलिटी ये दे देता ना तो नहीं कर पाते हम। स्क्वायर अनियन वो क्यूब ये वो प्रोपोर्शनैलिटी देता तो नहीं होता, तो इंटीग्रेशन ही करना पड़ता। अब लकीली बैठ रहा है यहाँ पे ये प्रॉब्लम इस प्रोपोर्शन में, तो ठीक है आंसर आ रहा है। तो दोनों तरीके याद रखो, दोनों अप्रोच याद रखो कि कैसे किया। मैं फिर भी इंसिस्ट करूंगा कि ये पूरा मेथड जो अभी अभी हमने सॉल्यूशन का बनाया ना, ये याद रखो तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, पूरे मेथड को याद रखो, ना कि आधे अधूरे। समझ आई बात? Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है, मैं समझता हूँ मैंने आपको एम्पल ऑफ न्यूमेरिकल्स इसमें डिस्कस करवा दिए। अब कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें हमें ज्यादा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज और ज्यादा इलास्टिक प्रॉपर्टीज को लेकर के डिस्कशन करना है, एंड एट दिस स्टेज ऑफ स्टडी इट इज नॉट राइट। यहीं पर मैं उन चीजों को डिस्कस करूं तो ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे, आपको पढ़ने में सही नहीं लगेगा। तो वी विल कीप द अदर क्वेश्चंस रिजर्व्ड once we complete with the part of elasticity and once we complete with the part of thermodynamics. So we will be having a little more conceptual understanding regarding the thermodynamical properties. तो फिर उस वक्त हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मिसलेनियस बोल के मैं बाद में अलग से ऐसे लेक्चर्स लूंगा जहां पर मैं मल्टीपल चैप्टर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन जुड़ते हैं, ठीक है, एक ही क्वेश्चन है लेकिन 2-3 चैप्टर से अटैच है उसके कंसेप्ट, तो उनको मैं बाद में कवर करवाता हूँ। तो यहाँ तक काफी है, फिर रुक जाते हैं। ओके